हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विज 10। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के 3 पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसका आज पार्ट 4 मैं आप सभी के लिए लेकर उपस्थित हूँ। अगर आप सभी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो अगला टॉपिक है, इसमें डिड वीमेन हैव अ रिवॉल्यूशंस, क्या महिलाओं का भी फ्रांसीसी क्रांति में कोई योगदान रहा? तो बिल्कुल रहा, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी पुरुष वर्ग यानी कि लड़ाई के लिए बाहर जाता तो घर को संभालना, घर के काम काज देखना, सारी चीज़ों को मेंटेन करना कहीं ना कहीं महिलाओं का ही काम रहता था। इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड देयर इंटरेस्ट, अगर इस क्रम में हम बात करें कि उनके इंटरेस्ट की, कि उन्होंने क्या योगदान दिया। वुमेन स्टार्टेड देयर आउन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर्स, महिलाओं ने भी, यानी जिस तरह से पुरुष यानी डिफरेंट क्लब्स बना रहे थे, उसी तरह से महिलाओं ने भी बहुत सारे क्लब बनाए और इन्होंने भी कई सारे न्यूज़पेपर्स निकाले। अबाउट 60 वुमेन्स क्लब कैम्प अप टू इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज़, यानी लगभग 60 इस तरह से महिला क्लबों की स्थापना यानी फ्रांस के अलग अलग शहरों में देखने को मिला। द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन वाज द मोस्ट फेमस ऑफ देम, और इन सभी जो क्लब बनाए गए थे महिलाओं की तरफ से, तो महिलाओं के क्लब में सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लब था वो था आपका सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन, यानी ये क्लब का नाम था। ये क्लब सबसे फेमस क्लब था महिलाओं के क्लबों में से। फिर क्या था? द डिमांडेड द राइट टू वोट, क्योंकि महिलाओं को जो संविधान यानी कि देश में बना था, उस संविधान से महिलाओं को कोई भी लाभ नहीं मिला था और इस वजह से महिलाओं ने भी अपने वोट का अधिकार मांगा था, क्योंकि इनको वोट से वंचित किया गया था। तो वोट के अधिकार को इन्होंने मांगा था। इनकी मांग थी टू बी इलेक्टेड द असेंबली, और इनकी ये भी मांग थी कि इन्हें भी असेंबली के लिए चुना जाए, टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, और इन्हें भी पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड करने दिया जाए। ओनली देन दे फेल्ट वुड देयर इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द न्यू गवर्नमेंट, और इस तरह से कि ये भी यानी कि जो नई सरकार बने, यानी कि नई सरकार में ये भी यानी कि शामिल हो सकें, यानी कि राजनीतिक पदों पर रह सकें और नई सरकार में शामिल हो सकें, ये था। डाइवोर्स वाज मेड लीगल, और जो उस समय, क्योंकि क्या था कि जब इनको कोई महत्वपूर्ण ये सारी चीज़ें नहीं मिली हुई थी तो इन्हें डाइवोर्स यानी उस समय इलीगल था। महिलाओं की तरफ से महिलाएं नहीं ले सकती थी, केवल पुरुष वर्ग ले सकता था, लेकिन अब महिलाओं के लिए भी इसे लीगल कर दिया गया था। महिला भी यानी डाइवोर्स की मांग कर सकती हैं। अब दोनों लोग, मेन एंड वुमेन, दोनों लोग डाइवोर्स की यानी कि कोशिश कर सकते थे। वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, अब महिलाओं को जॉब के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा था, और कुड बिकम आर्टिस्ट, अब वो आर्टिस्ट भी बन सकती थी, कलाकार बन सकती थी। रन स्मॉल बिजनेस, छोटे छोटे अपने व्यवसाय भी, व्यापार भी चला सकती थी। महिलाओं को इसके लिए छूट दी गई थी। नेक्स्ट, जिस तरह से आप देख सकते हैं, इसी में एक महिला थी, ओलंपिड गॉजेस, इनके बारे में इसमें लिखा हुआ है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि ये भी बहुत ही मतलब एक तरह से हिम्मत वाली महिला कह सकते हैं आप। तो इस तरह से इनका भी बहुत सारा योगदान इस रिवॉल्यूशन में रहा। द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, यानी अब स्लेवरी क्या हो रहा था? एबॉलिश हो रहा था, स्लेवरी का अंत हो रहा था। यानी कहा गया द रिलेशंस ऑफ यूरोपियंस टू गो एंड वर्क इन डिस्टेंट एंड अनफैमिलियर लैंड्स मीट अ शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑन द प्लांटेशंस, क्योंकि अब क्या होता था, अब जो प्लांटेशंस में मजदूरों की कमी हो रही थी, लेबर्स की कमी हो रही थी, सो दिस वाज मेड बाई अ ट्रायंगुलर स्लैब ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड द अमेरिकाज, यानी यहाँ पे एक प्रकार की ट्रायंगुलर स्लैब सिस्टम कंटिन्यू थी। अब ये नया एक प्रणाली आया था, ट्रायंगुलर स्लैब सिस्टम, ये चल रहा था। कैसे क्या था? एक तरफ अफ्रीका होता था, एक तरफ फ्रांस होता था और एक तरफ अमेरिका होता था। ये क्या करते थे? अब जो फ्रांसीसी थे ये अफ्रीका जाते थे, यहाँ से दासों को लेते थे और इनको कैद करते थे और ले जाके अमेरिका के बाजार में इनको बेचते थे, व्यापार करते थे। तो इस तरह से ट्रायंगुलर स्लैब सिस्टम उस टाइम पे चल रहा था। कॉन्वेंशन स्विच इन 1794, 1794 में कॉन्वेंशन हुआ, लेजिस्लेटेड टू फ्री ऑल स्लैब्स इन द फ्रेंच ओवरसीज पोजेशन, यानी जितने भी फ्रांस में स्लैब हैं, दास हैं, उनको तत्काल प्रभाव से मुक्त किया जाए, ये बात कही गई। दिस हाउएवर टर्न्ड आउट टू बी अ शॉर्ट टर्म मेजर 10 ईयर्स लेटर, यानी ये जो था, ये जो कहा गया 1794 में कि इनको छोड़ा जाए, दासों को मुक्त किया जाए, तो ये केवल एक कुछ ही समय तक चल पाया, 10 वर्षों तक चला। फिर उसके बाद क्या हुआ? नेपोलियन रीइंट्रोड्यूस स्लैवरी, नेपोलियन आ जाता है और नेपोलियन दोबारा से स्लैवरी सिस्टम को कंटिन्यू कर देता है। Plantations owners understood their freedom as including in the right of enslaved African Negroes in
परस्यूट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, क्योंकि ये सभी लोग अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहे थे। स्लेवरी वाज फाइनली एबॉलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848, और जो फ्रांसी यानी कि अगर पूछा जाए कि स्लेवरी पूरी तरह से कब समाप्त हुआ, तो ये 1848 में समाप्त हुआ, जब फ्रेंच कॉलोनीज की तरफ से किया गया, इसको अबॉलिश किया गया 1848 में फाइनली, यानी कि क्या हुआ कि स्लेवरी खत्म हो गई। द इमेंसिपेशंस ऑफ स्लैब्स, यानी जो दासों को मुक्त करना था, दासों को छोड़ना था। दिस प्रिंट ऑफ 1794 डिस्क्राइब द इमेंसिपेशंस ऑफ स्लैब्स। द ट्राई कलर बैनर ऑन टॉप कैरीज द स्लोगन, यानी पूरे स्लोगन के साथ, यानी कि इस बैनर को लगाया गया द राइट्स ऑफ मैन, मनुष्य के अधिकारों की बात की गई। द इंस्क्रिप्शंस बिलो रोड रीड्स, यानी कि इंस्क्रिप्शंस भी तैयार किए गए। द स्लेव्स बाय गिविंग देम यूरोपियन क्लास टू वियर, यानी कहा गया कि क्या हुआ कि अब उनको, यानी जब दासता पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, तो जो फ्रांसीसी महिलाएं थी उन्होंने क्या किया, दास जो स्लैब्स थे उनको उन्होंने सम्मानित किया, उन्हें नए वस्त्र दिए, उन्हें कपड़े दिए, बहुत सारी चीज़ें इस तरह से उनका मतलब आगे मनोबल बढ़ाया गया। फिर क्या है, दैनिक जीवन, आखिर क्रांति और उसके साथ साथ दैनिक जीवन क्या थी, किस प्रकार से चल रही थी। Now the Declaration of Right of Men and Citizens proclaimed freedom of speech and expressions to be a natural right, यानी अब क्या था, डिक्लेरेशन हो चुका था किसका, कि पुरुषों का जो भी, यानी कि मैन है या सिटीजन्स थे, उनको प्रोक्लेम कर दिया गया था, स्वतंत्रता मिल गई थी उनको बोलने पे, अपनी बातों को व्यक्त करने के, एक प्रकार से प्राकृतिक अधिकार के तरीके से आप कह सकते हैं। न्यूज़पेपर, पैम्फलेट्स, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लोडेड द टाउन ऑफ फ्रांस फ्रॉम वेयर दे ट्रैवल्ड रैपिडली इनटू द कंट्री साइड, यानी कहा गया जो न्यूज़पेपर्स थे, पैम्फलेट के माध्यम से, बुक से, प्रिंटेड पिक्चर्स के माध्यम से, फ्लोडेड द टाउन्स, यानी पूरी तरह से, यानी कि वो फैल गया फ्रांस फ्रॉम वेयर दे ट्रैवल, जहाँ से वो जाते, रैपिडली इनटू द कंट्री साइड, इस तरह से पूरे देश में उसका प्रचार हो गया। जिस तरह से आपके देश में, जैसे कि आपके संविधान में प्रेम्बल दिया गया है, हम भारत के लोग ऐसे ऐसे, यानी समानता के लिए और स्वतंत्रता की बात ऐसे जो भी करते हैं, ऐसे वहाँ के भी लोगों ने इस चीज़ को बात किया, उस चीज़ के बारे में बात करी। इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउंड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस, 1804 में क्या होता है, नेपोलियन खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर देता है। ही सेट आउट टू कॉन्क्वर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज, ये क्या करता है, जितने भी पड़ोसी देश हैं उस पर क्या करता है, अपना ये अधिकार जमा लेता है। डिस्पोजिंग डेंसिटीज एंड क्रिएटिंग किंगडम्स वेयर ही प्लेस्ड मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, यानी ये हर तरफ, यानी कि इसका पूरा एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा फैल जाता है, ये सारी चीज़ों को अपने वश में कर लेता है। In 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउंड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस, क्या करता है, 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर देता है। ही सेट आउट टू कॉन्कर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज, डिस्पोजिंग डायनेस्टीज एंड क्रिएटिंग किंगडम्स वेयर ही प्लेस्ड मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, कहा गया है कि उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की, पुराने राजवंशों को हटाकर अपने नए साम्राज्य बनाए और उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में ही दिया इसने, ये इसकी खासियत थी। नेपोलियन सा हिज रोल एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, यानी कि इसने खुद को किस रूप में देखा, यानी कि वहाँ के आधुनिक अग्रदूत के रूप में अपने आप को देखा, यानी कि मॉडर्नाइजर के रूप में, यानी यूरोप के मॉडर्नाइजर के रूप में इसने अपने आप को देखा। ही इंट्रोड्यूस्ड मेनी लॉज, इसने बहुत सारे नियम बनाए, बहुत सारे कानून बनाया, सच एज द प्रोटेक्शन और प्राइवेट प्रॉपर्टी, इसी में इसने जो बनाया था कि उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए। और क्या होता है, डेसिमल सिस्टम्स, यानी कौन सा, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स, यानी एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया वेट और मेजर के लिए, प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम, जिसे डेसिमल सिस्टम कहा गया। इनिशियली मेनी शॉ नेपोलियन एज अ लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल, यानी कहा गया है कि बहुत सारे लोग, यानी कि जो थे शुरू में बहुत सारे लोग नेपोलियन को मुक्तदाता के रूप में देखते थे और उससे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद करते थे। फिर क्या होता है, बट सून द नेपोलियन आर्मीज कैम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स, फिर बाद में क्या होता है कि लोग, यानी कि बड़े उम्मीद करते थे, फिर जनता क्या करता है कि जनता को बड़ी उम्मीद थी, पर जल्द ही उसकी सेनाओं को लोग क्या करते थे, हमलावर मानने लगे, क्योंकि उसकी सेनाएं कुछ ऐसा काम करती थी जिससे लोग उसे हमलावर मानने लगे। फिर क्या होता है, फाइनली डिफीटेड, यानी ही वॉज फाइनली डिफीटेड इन वाटरलू, यानी अंततः क्या होता है, उसकी हार हो जाती है वाटरलू के युद्ध में, अंततः वो हार जाता है 1815 में वाटरलू के युद्ध में उसकी हार हो जाती है नेपोलियन की। मेनी ऑफ हिज मेजर्स दैट, यानी बहुत सारे उसके मेजर्स कैरीड द रिवॉल्यूशनरी आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड वीमेन लॉज
टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप हैड एन इम्पैक्ट ऑन पीपल लॉन्ग आफ्टर नेपोलियन हैड लेफ्ट। इन्हीं कहा गया कि 1815 में उसकी हार के बाद यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उनके क्रांतिकारी जो उसके आइडियाज़ थे, उसके जो विचार थे, का असर उसकी मृत्यु के काफ़ी समय बाद तक भी सामने देखने को मिला। कुल मिला के अगर हम एक स्टूडेंट के रूप में देखें तो नेपोलियन का भी बहुत ही बड़ा रोल रहा है और उससे बहुत सारी दुनिया को भी बड़ी चीज़ें जानने को मिली हैं, सीखने को मिली हैं। तो इस तरह से इस पूरे फ्रांसीसी क्रांति का अंत हो जाता है। आई होप ये पूरा लेक्चर, ये पूरे वीडियो जितने भी पार्ट्स थे आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और बेल वाली आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलते रहे। जल्दी हम आपको ले चलेंगे दूसरे चैप्टर की तरफ, जो रशियन रिवॉल्यूशंस की तरफ। तो अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, घर पे रहें। जय हिंद, जय भारत।